इतने सालों बाद गांव में मिमी को देखकर झनक की आंखों में आ गया आंसू। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अनिरुद्ध की बहन मिमी अपने कमरे की खिड़की से बाहर शून्य के ताक रही होती है तथा उसके मन में बेचैन और अनजान सा डर रहता है। उसे मुफ्त बीत चुके हैं इस झनक के बिना कुछ कहे छोड़कर चली गई थी। झनक वो सीधी सीधी प्यारी सी लड़की जिसने अनजाने में ही बोस परिवार के हर सदस्य के दिल में एक खास जगह बना ली थी। खासकर मिमी को याद आ रहा था कैसे झनक की हंसी घर का कोना कोना खिल उठता था। जी हाँ दोस्तों, वही अनिरुद्ध भैया भी परेशान थे। हालांकि वह परेशानी जाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन मिमी जानती थी उनके दिल में अभी भी झनक के लिए नरम कोना था। आखिरकार झनक कहाँ चली गई? जी हाँ दोस्तों, मिमी ने खुद से पूछा क्या वह किसी मुसीबत में नहीं है? उसने किसी के से शादी कर ली या भैया बताई थी कि उनका क्यों न अचानक चला जाना कुछ तो ठीक नहीं है। यही सोचते सोचते मिमी की आंखों के सामने इस झनक का गांव का सोनापुर तैयार। झनक ने कभी बातों बातों में बताया, गांव के जिक्र किया था, एक छोटा सा शांत सा शहर, गांव का शहर चौका चौक में कोसों से दूर है। मुझे सोनापुर जाना मुझे होगा। मिमी ने अचानक फैसला किया, मुझे जनक को ढूंढना होगा। उसने पूछना होगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। यह फैसला लेना आसान नहीं था। परिवार वालों में खासकर माँ और बड़ी भाभी शायद ही इस बात के लिए राजी होते, लेकिन मिमी ने ठान लिया था। उसने चुपचाप अपना छोटा सा बैग पैक किया कि कुछ ज़रूरी कपड़े, थोड़े से पैसे और ढेर सारी हिम्मत। अगली सुबह जब घर के बाकी सदस्य अभी सो रहे थे, मिमी ने दबे पांव घर से निकल पड़ी। स्टेशन पहुंचकर उसने सोनापुर जाने वाली पहली बस पकड़ ली। बस की खिड़की से बाहर भागते पैरों खड़े देखते हुए मिमी का मन हजारों शंकाओं से घिरा था। क्या झनक उसे वहां मिलेगी तो क्या कहेगी? क्या वह उसे पहचानेगी भी या नहीं? और लंबा थकान था। कच्ची पक्की सड़कों पर गुजरती बस सोनापुर के छोटे से बस स्टैंड पर रुकी। दोपहर ढलने को थी। मिमी ने बस से उतरकर चारों ओर देखा। छोटा सा बाजार, कुछ दुकानें और खेतों की ओर जाते कच्चे रास्ते। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और एक अजीब सी शांति थी, कोलकाता से दुर्लभ थी। झनक का हर घर किसी को तो होगा। मिमी ने एक बूढ़े दुकानदार से पूछा। बूढ़े दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर थोड़ा मुस्कुराया और कहा, कौन झनक बिटिया? पराशर मास्टर जी, बेबी जी। हाँ, उन्होंने ही मिमी के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण दिखाई देगी। गांव के उस पार नदी किनारे रहती दुकानदार ने एक दिशा में इशारा करते हुए कहा, सीधे चली जाओ, पीपल का बड़ा पेड़ दिखेगा, वहीं से दाहिने मुड़ जाना। मिमी ने दुकानदार को धन्यवाद दिया और उसने बताया, रास्ते पर चल पड़ी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर कदम के साथ गुस्साता उसका घबराहट दोनों बढ़ती जा रही थी। सोनापुर की गांव की गलियां संकरी और टेढ़ी मेढ़ी थी। मिट्टी ने बने घर, छप्पर की छतें और घरों के बाहर बंधे मवेशी। मिमी को वह सब कुछ बहुत नया और अजीब सा लग रहा था और उसके चेहरे को ध्यान से देखती शायद कहीं झनक दिख जाए। बच्चे धूल से खेल रहे थे, औरतें घूंघट निकाले अपने काम में व्यस्त थी और पुरुष हुक्का उड़ाते हुए चौपाल पर बैठे बतिया रहे थे। चलते चलते मिमी थक गई कि धूप भी तेज थी, उसे प्यास भी लगने लगी थी। वह एक पेड़ की छांव में थोड़ी देर सुस्ताने के लिए रुकी। तभी उसकी नज़र कुछ दूर एक कुएं पर पड़ी जहां कुछ औरतें पानी भर रही थीं। मिमी हिम्मत करके उनके पास माफ़ी खिंचाने के लिए गई, जिसे धीरे ने कहा, आप झनक को जानती हैं? पराशर मास्टर जी की बेटी। एक अधेड़ उम्र की औरत से घूंघट की ओट में मिमी को देखा। जी हाँ, जानती हूँ। कौन बिटिया, शहर से आई हो क्या? जी, मैं मिमी हूँ, झनक की दोस्त। मिमी ने कहा, अपनी पहचान पूरी तरह जाहिर न करते हुए कहा। अच्छा। औरत ने कहा, झनक को आजकल ज़्यादा किसी से मिलती नहीं जुलती नहीं है, अपने घर और की ही रहती है। क्या आप मुझे उसका घर बता सकती हैं? मिमी ने उम्मीद से पूछा। वह सामने जो नीम का पेड़ है, वह न उसके पास वाला घर ही पराशर का है, औरत ने इशारा करते हुए कहा। लेकिन बिटिया, एक बात कहूँ, आजकल झनक की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, परेशान सी रहती है। यह सुनकर मिमी का दिल बैठ गया। क्या हुआ है उसे? वो तो वही औजाने औरत के रहस्यमयी ढंग से कहा और आपने पानी के घड़े को सिर पर रखकर चली गई। मिमी का मन और भी भारी हो गया। वह तेजी से नीम के पेड़ की ओर बढ़ी। एक छोटा सा साधारण सा घर था। बाहर एक छोटी सी तुलसी की क्यारी थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मिमी का हाथ कांप रहा था जब उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से खटखटाया, इस बार थोड़ा सा जोर से। झनक, क्या तुम अंदर से कोई आहट नहीं मिली? मिमी को लगा जैसे उसका दिल डूब गया। क्या वो इतनी दूर हो गलत जगह आ गई है? झनक सच में यहाँ नहीं
जी हाँ दोस्तों, तभी उसे घर के पीछे की तरफ से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मिमी धीरे से घर के पीछे की ओर बढ़ी। वहाँ एक छोटा सा आंगन था और आंगन में एक कोने में झनक, हाँ वो झनक की ही थी, थोड़ी कमज़ोर, थोड़ी उदास, लेकिन वही झुकी हुई कुछ काम कर रही थी, शायद कपड़े धो रही थी। उसका ध्यान मिमी की तरफ नहीं था। मिमी ने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, वह बस उसे देखती रह गई। इतने दिनों बाद झनक को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे यकीन हो रहा था। झनक उस अपने काम में इतनी खुश खोई हुई थी कि उसे मिमी की उपस्थिति का आभास तक नहीं हुआ। वह धीरे धीरे कपड़े निचोड़ कर रस्सी पर डाल रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे हल्के गड्ढे उभर आए थे और उसकी चाल में पहले वाली स्फूर्ति नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरा बोझ उसके नाजुक कंधों पर आ पड़ा हो। मिमी ने धीरे से मुस्कुराकर पूछा, झनक। झनक जैसे ही आवाज़ सुनी, उसके हाथ जहाँ तक रुक गए। आवाज़ यह जानी पहचानी आवाज़। उसने धीरे से पलटकर देखा, सामने मिमी खड़ी थी। वहीं मिमी, उसकी सारी दोस्त, उसकी अनिरुद्ध भैया की बहन। एक पल के लिए झनक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह सच है? क्या यह कोई सपना देख रही है? उसके होंठ काँप रहे थे, आंखों में आश्चर्य और डर था, मिला जुला भाव था। मिमी, कुछ तुम? झनक के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। मिमी दौड़कर झनक के पास पहुंची और उसे कसकर गले लगा लिया। हाँ झनक, मैं हूँ। तुम सब कैसी हो? कहाँ थी इतने दिनों से? हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। मिमी की आवाज़ में राहत और शिकायत दोनों थी। झनक मिमी के गले लगी, निशब्द खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिनों का दबा हुआ दर्द, अकेलापन और डर जैसे बांध तोड़कर बाहर निकल आया हो। जी हाँ दोस्तों, आप जाओ, लेकिन आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वह कभी मैं नहीं भूल सकती। आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी और हमेशा रहेंगी। अप्पू की चिता जलती है और जब उस राख में झनक के साथ साथ पूरे परिवार के दिल का एक हिस्सा भी जलकर खत्म हो जाता है। अप्पू के जाने के बाद घर में एक भारी सन्नाटा पसर जाता है। कोलकाता में कुछ दिन रुकने के बाद झनक और परिसर वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन झनक के चेहरे पर अब एक गहरी उदासी रहती है। पराशर उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है, हर पल उसके साथ रहता है, लेकिन झनक सिर्फ एक बात दोहराती है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा पराशर। मेरी दुनिया बदल गई है। कोलकाता से लौटने के बाद झनक पूरी तरह बदल जाती है। पहले जो झनक दुनिया के लिए मुस्कुरा रही थी, हर मुश्किल का सामना हंसते हुए करती थी, अब वही झनक खामोश रहने लगी थी। वह अक्सर अप्पू की तस्वीरों को निहारती रहती, घंटों एक ही जगह बैठी रहती। पराशर उसे खुश करने के लिए हर जतन करता, डॉक्टर से काउंसलिंग करवाना, उसे बाहर घुमाने ले जाना, उसकी पसंदीदा चीज़ें बनाना, लेकिन कुछ भी असर नहीं करता। झनक का मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। उधर अनिरुद्ध भी अंदर से टूट चुका होता है। अप्पू की मौत ने उसे हिला दिया था। उसे अब अपने पुराने फैसलों पर पछतावा हो रहा होता है। वह बार बार सोचता है, मैंने झनक को क्यों नहीं समझा, क्यों अप्पू दीदी की बात नहीं मानी। अप्पू हमेशा झनक के साथ खड़ी रही और अब जब चली गई है तो झनक और भी अकेले हो गई है। और अनिरुद्ध को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह झनक से माफ़ी मांगने का फैसला करता है। उसे लगता है कि शायद झनक को देखकर उसे शांति मिलेगी। तभी एक दिन एक चौंका देने वाली घटना होती है। झनक घर में ही अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। पराशर घबराकर उसे तुरंत लेकर जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद पराशर से कहता है, आपको आपकी पत्नी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। उनकी प्रेगनेंसी का चौथा महीना चल रहा है और बच्चे की हालत थोड़ी नाजुक हो सकती है। यह सुनते ही पराशर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद की किरण भी जागृत होती है। वह तुरंत डॉक्टर से कहता है कि बच्चे की पूरी देखभाल के लिए कहता है। पराशर झनक के पास जाता है, उसका हाथ थामता है। झनक, तुम माँ बनने वाली हो। अप्पू दी अब नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं और तुम्हारा बच्चा तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से उजाला लाएगा। तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे का ख्याल रखना है, यही अप्पू दी की सबसे बड़ी खुशी होगी। झनक चुपचाप उसकी बात सुनती है और पहली बार एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आती है। बच्चे की बात सुनकर उसके अंदर एक नई शक्ति जागृत होती है। अनिरुद्ध अकेले अपने कमरे में अप्पू की तस्वीर के सामने बैठा रो रहा होता है। अप्पू दी, आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं ही नहीं समझा। मैं
झनक को इतना दर्द दिया और अब आप नहीं तो हो, मुझे और बुरा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, समझ में आया कि झनक मेरी ज़िंदगी में क्या थी, मैंने उसे खो दिया। अनिरुद्ध एक फैसला करता है, वह झनक से माफ़ी मांगने और उसका भरोसा जीत कर उसे दोबारा अपनाएगा। उसे लगता है कि शायद अब भी देर नहीं हुई है। वक्त धीरे धीरे बीतता है, झनक अब फिर से थोड़ा थोड़ा सामान्य होने लगती है। उसकी कोख में पल रहे बच्चे की हर चल उसे नया जीवन देने लगती है। वह बच्चे के लिए जीना चाहती थी। उसे पता था कि यही अप्पू दी की आत्मा को शांति देगा। एक दिन पराशर किसी जरूरी काम से बाहर चला जाता है और झनक अकेली घर में होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। झनक दरवाज़ा खोलती है। सामने खड़ा होता है अनिरुद्ध। उसकी आंखों में पश्चाताप और उम्मीद दोनों दिख रहे थे। अनिरुद्ध बोलता है, झनक, मुझे एक बार माफ़ी मांगने दो। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा इंसान रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन अप्पू दी के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी। मैंने तुम्हें खोकर सब कुछ खो दिया। झनक चुप रहती है। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं होती, लेकिन उसकी आंखें में आंसू तैरने लगते हैं। वह अतीत की यादों में खो जाती है, उन पलों को याद करती है जब अनिरुद्ध ने उसे दुख पहुंचाया था। थोड़ी देर बाद जनक ने अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, अनिरुद्ध, अब बहुत देर हो चुका है। मेरी दुनिया अब बदल चुकी है। अब मैं सिर्फ अपने बच्चे और उसकी सलामती के लिए जी रही हूँ। तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, तुम अब असंभावना नहीं है। अनिरुद्ध टूट जाता है, लेकिन वह झनक की बात को समझता है और वादा करता है कि अब वह झनक की जिंदगी में कभी दखल नहीं देगा, लेकिन उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। एक दोस्त की तरह सीरियल झनक में अब नई कहानी